वजीर आजम आज अपोजिशन की तरफ से लाई गई तहरीक अदम एतमाद का देंगे जवाब। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल लोकसभा में राहुल गांधी के इल्जामात पर किया जोरदार पलटवार। मणिपुर में हालात से पैदाशुदा नस्ली तशद्दुद पर सियासत न करे अपोजिशन। वजीर दाखिला अमित शाह की मैती और कोकी बिरादरियों से तशद्दुद तर्क करने और हुकूमत के साथ बातचीत करने की अपील। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान आज। पिछले 2 बार से रेपो रेट में नहीं हुई है कोई तब्दीली। कोलकाता में इंसदादे बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन। G20 ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी सतह पर बदउनवानी के खात्मे पर बातचीत। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड, बिहार समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों में भारी से बहुत भारी बारिश का इंतबाह। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और यूपी में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इक्वाडोर में सदारती उम्मीदवार फर्नांडो का गोली मारकर कत्ल। 20 अगस्त को होंगे सदारती इंतखाबात। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का रास्ता साफ। मुद्दत पूरी होने से 3 रोज कबल पार्लियामेंट तहलील। नई हुकूमत बनने तक निगरां हुकूमत संभालेगी इक़्तिदार। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से दी शिकस्त। कल जापान और भारत सेमीफाइनल में होंगे मद्दे मुकाबले। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का अब तक का मानसून सेशन हंगामा खेज रहा है और इसे कई वजूहात की बिना पर याद रखा जाएगा। अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई और शोर शराबे की वजह से अब तक इसकी कार्रवाई में रखना पड़ता रहा है। मानसून सेशन अब आखिरी मरहले में है। मौजूदा सेशन जहां दिल्ली सर्विस बिल समेत दीगर कई बिलों के लिए याद रखा जाएगा, तो वहीं ये सेशन मणिपुर मामले पर अपोजिशन के हंगामे के लिए भी याद रखा जाएगा। और इस सब के दरमियान आज का दिन बहुत अहम है। आज अपोजिशन की तरफ से लाई गई तहरीक अदम एतमाद पर बहस मुकम्मल हो जाएगी और इसके बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी दोपहर के बाद बहस का जवाब देंगे, जिस पर तमाम लोगों की नजरें जमी हुई हैं। मानसून सेशन 2023 अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के लिए भी याद रखा जाएगा, जिस पर पार्लियामेंट में 2 दिन से जोरदार बहस जारी है। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस कांग्रेस की जानिब से गौरव गोगोई ने शुरू की थी। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने कल लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर दूसरे दिन की बहस में हिस्सा लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कुछ तारीखी फैसले किए हैं और कुनबा परस्ती और रिश्वतखोरी का खात्मा किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए का किरदार इक़्तिदार को बचाना है, जबकि एनडीए उसूलों की हिफाजत के लिए लड़ती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी तौर पर मुतहर्रिक है। अवाम और पार्लियामेंट को हुकूमत पर पूरा भरोसा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 9 बरसों में दहशत गर्दी के वाक़यात में 68% कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बारे में वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने कश्मीर को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए मुसलसल काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हुर्रियत या जमीयत से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेगी। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के बारे में वज़ीर दाखिला ने कहा कि नक्सलाइट अब छत्तीसगढ़ के 3 अजला तक महदूद है। शुमाल मशरिक के बारे में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी गुज़िश्ता 9 बरस में 50 से ज्यादा बार शुमाल मशरिक का दौरा कर चुके हैं।
मणिपुर के ताल्लुक से वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान के अंदर कई अहम बातें कहीं। मणिपुर की मैतेई और कोकी बिरादरियों से तशद्दुद छोड़ने और हुकूमत से बातचीत करने की अपील उन्होंने की। अमित शाह ने कहा कि वो दोनों बिरादरियों के लोगों से अलग अलग बात कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि वो मणिपुर के मामले पर पहले दिन से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन बहस नहीं करना चाहती, वो सिर्फ एहतजाज करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वहां तशद्दुद के वाकयात पर सबको अफसोस है। ये वाकयात शर्मनाक हैं, लेकिन इस पर सियासत करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो जात पात का तशद्दुद है जो हालात से पैदा हुआ है और इसे सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 मई से मणिपुर तशद्दुद में 152 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पूरे ऐवान की जानिब से मणिपुर में अमन की अपील की। आज पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में कानून साजी के कई काम फहरिस्त हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुरी सर्विस की शराइत और दफ्तर की मियाद बिल 2023 आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इसके साथ ही फार्मेसी तरमीमी बिल 2023 को बहस और मंजूरी के लिए ऐवान की मेज पर रखा जाएगा और इसके अलावा मनसूखी और तरमीमी बिल 2023 पर भी बहस और मंजूरी की तजवीज दी जाएगी। इससे कबल राज्यसभा में ऑपोजिशन के हंगामे के दरमियान कानून साजी का कामकाज देखने को मिला। रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 ऐवान बाला में बहस के बाद मंजूर कर लिया गया और इसके अलावा पर्सनल डेंटल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पास किया गया। छत्तीसगढ़ से मुतालिक दर्जे फहरिस्त जातों की फहरिस्त को तब्दील करने के लिए लाया गया आईनी ऑर्डर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। कोस्टल इक्वाकल्चर अथॉरिटीज तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास आज तीसरे 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। 6 रुकनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कल मुंबई में इस उम्मीद के साथ शुरू हुई कि पैनल कलीदी शरह सूद पर मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखेगा। माहिरीन का ख्याल है कि पैनल बढ़ती हुई इफरात ज़र, खासतौर पर खुराक की इफरात ज़र और तरक्की की रफ्तार को जारी रखने के लिए सूरत हाल को बरकरार रखेगा। आरबीआई ने अपनी आखिरी 2 पॉलिसी का ऐलानात में जो रिपो रेट है वो 6.5% पर बरकरार रखा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मबनी भारत की खुर्दा इफरात ज़र जून में 4.81% की 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसकी बुनियादी वजह खुराक की कीमतों में इजाफा है। ताहम इफरात ज़र आरबीआई की 6% से नीचे बरकरार है और हुकूमत खुर्दा कीमतों को रोकने के लिए 50 लाख टन गंदुम और 25 लाख टन चावल ओपन मार्केट में फरोख्त करेगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुले बाजार में गेहूं और चावल को ई ऑक्शन के जरिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत मरहलेवार तरीके से फरोख्त करेगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि हुकूमत ने गेहूं और चावल की कीमतों में कमी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का वाफिर जखीरा मौजूद है और हुकूमत का बुनियादी मकसद कीमतों को मुनासिब शरह पर रखना है। भारत की सरबराही में G20 इंसदादे बदउनवानी वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास कोलकाता में मुनक़िद हो रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। इजलास में रुकन ममालिक के 154 मंदबीन और मदु ममालिक और कानून नाफिज करने वाले इदारों, ऑडिट एजेंसियों से लेकर कई तंजीमें शिरकत कर रही हैं। इंसदादे बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की सदारत DOPT के एडिशनल डायरेक्टर राहुल सिंह ने की। इस इजलास की मुश्तरका सदारत इटली के जियोवानी टार्टागेला पोलोनेसी ने कर रहे हैं। इजलास में असासा जात की वसूली, रकम से लेकर भागते मुजरिमों के खिलाफ इक़दामात, मुल्क बदरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मालूमात के तबादले जैसे मुतादिद उमूर से मुतालिक दस्तावेजी मुसव्वदे पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। इस मीटिंग के बाद वजारती मीटिंग होगी। वहीं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम ने ज्ञानवापी कैंपस में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बुध को मुसलसल 6ठे दिन सर्वे का अमल मुकम्मल किया। टीम ने आज सुबह 8 बजे से दोबारा कैंपस का सर्वे शुरू किया और इसके लिए ASI एहलकारों ने अपनी टीम के अरकान को हिदायत दी। इस दौरान जिला अदालत ने मीडिया को ज्ञानवापी से दूर रहने की हिदायत दी है।
आईआईटी कानपुर की टीम छठे दिन भी जीपीआर सर्वे के लिए नहीं पहुंची। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि टीम ने आज पूरा दिन व्यास के तहखाने के साथ गुंबद के शुमाली और जुनूबी सर्वों पर सर्वे का काम किया। और महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे ने अगले हफ्ते मुल्क के बाकी हिस्सों में भी कम बारिश की पेशनगोई की है। महकमे ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की पेशनगोई की है। और राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी ज्यादा रहेगी और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 3 दिन से दिल्ली में हवा की वजह से दर्जे हरारत मामूल पर है और जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है, जिसकी वजह से गिर नदी के पानी का बहाव बढ़ गया है। पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। और मरकजी हुकूमत का दवासाजी का महकमा फिक्की के साथ मिलकर गुजरात में तिब्बी आलात के शोबे पर पहली इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का इनेकाद कर रहा है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया आज इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 के कर्टन रेजर का इफ्तिताह करेंगे, जिसका एहतमाम 17 से 19 अगस्त तक किया जाएगा। ये इवेंट भारत में इस शोबे की तरक्की और आलमी सतह पर इसकी मुमकिन शिराकत के लिए नेटवर्क और ताउन को तलाश करने के मौके पैदा करेगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल स्टार्टअप, MSMEs, इख्तराई कारोबारी अफराद और इनक्यूबेटर्स को जमा किया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवा इंडिया इंटरनेशनल MSAE एक्सपो और समिट 2023 का आज से इनेकाद किया जा रहा है। ये 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इस इवेंट में हर किस्म के कारोबारी हजरात अपने स्टॉल्स लगाएंगे। 3 रोजा MSME एक्सपो में रूस को शिराकतदार मुल्क के तौर पर शामिल किया जाएगा। इफ्तिताई तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात शिरकत करेंगी। और दिल्ली बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। जी हां, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी हुकूमत पर करोड़ों के पैनिक बटन घोटाले का इल्जाम लगाया है। क्या है तफसीलात, आइए देखते हैं। एक बार फिर दिल्ली की हुकूमत यानी केजरीवाल हुकूमत सवालों के दायरे में है। न सिर्फ सवालों के दायरे में बल्कि दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत पर करोड़ों रुपए के पैनिक बटन घोटाले का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पैनिक बटन के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला किया है। अक्टूबर 2020 में हर डीटीसी और क्लस्टर बस में 2 वायरलेस वॉकी टॉकी, 3 CCTV, 1 GPS सिस्टम और 10 पैनिक बटन लगाने के लिए 5 साल के लिए मुआहदा किया, जिसकी देखभाल की फीस तकरीबन 3000 रुपए माहाना फी बस वसूल की जा रही है। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर समेत बसों की कुल तादाद 4500 है, जिसके हिसाब से माहाना 1 करोड़ 35 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितनी टैक्सीज हैं, बसेज हैं, डीटीसी की बसें हैं, उनसे पैनिक बटन के नाम पर लगभग 800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के चहेते लोगों ने एकत्रित किया, इकट्ठा किया है। 5 रुपए का पैनिक बटन है और वह पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल हुकूमत टैक्सी और बस ड्राइवरों से पैनिक बटन के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल कर रही है और 5 रुपए के प्लास्टिक का बटन लगाकर सबको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार है, बच्चों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार है, और इतना बड़ा छलावा कि 5 रुपए वाला बटन लगा दिया जो चलता ही नहीं, हजारों लाखों को करोड़ों में पहुंचा दिया। सार्वजनिक वाहनों के मालिकों से पैसा ले लिया पैनिक बटन फीस के रूप में,
और आज वो पैनिक बटन काम नहीं करते। पैनिक बटन नाम की कोई चीज है ही नहीं। एसीबी की जांच में सामने आ गया है और अब तो उसकी विजिलेंस जांच भी हो रही है, जिसमें सब में ये सामने आ गया है कि दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक वाहन में पैनिक बटन काम नहीं करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाला है। दारुल हुकूमत में 1,12,000 टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं। पहले 9,000 रुपए फी टैक्सी के हिसाब से कुल रकम 100 करोड़ 80 लाख रुपए बनती थी, जिसे बढ़ाकर अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। यही नहीं, इसके रिन्यूअल की फीस भी अलग से वसूल की जा रही है। इस तरह 5 सालों में केजरीवाल हुकूमत ने पैनिक बटन के नाम पर 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। दिल्ली के अंदर शराब घोटाले से भी एक बड़ा घोटाला हुआ, उसको बोलते हैं पैनिक बटन घोटाला, जिसकी जो प्लास्टिक का बटन होता है 5 रुपए, उसकी कीमत दिल्ली सरकार और उसका परिवहन विभाग अपने प्राइवेट वेंडरों के द्वारा हमारे लोगों को लूट रहा है, टैक्सी बस वालों को, और ये लूट 4 सालों से जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17,500 रुपए से लेकर 36,000 रुपए तक टैक्सी और बसों से वसूले जा रहे हैं प्राइवेट वेंडर के द्वारा, जो कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अपना एक पैनल बना रखा है वेंडर्स का, उससे ये पैसे लिए जा रहे हैं। ये पैनिक बटन जो है महिला सुरक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा मजाक है हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी ने वजीर आला केजरीवाल से जवाब तलब किया है कि जब पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है और एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, तो फिर वो दिल्ली में पैनिक बटन के नाम पर ऑटो और बसों को क्यों लूट रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है कि ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे के हवाले से मीडिया में गलत खबरें नशर और शाया होने पर एतराज़ करते हुए अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद की अर्जी पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और आज इस फैसले के आने का इम्कान है। 10 तारीख को आज इसका फ़ैसला आएगा। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ पर ख़बर है पाकिस्तान में निगरां हुकूमत की तश्कील दे दी गई है और वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असेंबली तहलील करने की रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी है। आगे की खबर पर नज़र डालते हैं और आलमी सफ़े से, और यहाँ दिल्ली से जहाँ खबर है दिल्ली के आसपास के इलाकों में जिस तरह से तेज़ बारिश देखी जा रही है और उसके बाद डेंगू के मरीज़ों का ख़तरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी के हवाले से जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी सारी तजवीज़ दे रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं और ज़्यादातर कह रहे हैं कि ज़्यादा मकदार में पानी पिएं और ताज़ा खाना खाएं और इलाज, मुनासिब इलाज पर जोर दिया है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं और इसके आलमी सफ़े की खबर है सूडान के हवाले से है, जहां जंगज़दा सूडान में एक खौफनाक खबर सामने आई है, जहां सूडान में बड़े पैमाने पर वबा फैलने का ख़तरा अब बताया जा रहा है। 4 माह के तनाज़े में दारुल हुकूमत खरतौम की सड़कों पर हज़ारों लाशें खस्ता हालत में यहाँ पर पड़ी हुई हैं और मुर्दा खानों में भी पानी भर गया है। खेल के सफ़े से यहाँ पर हमने खबर ली है, जहाँ एक खुशी की खबर है। चेन्नई में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में हिंदुस्तान की रिवायती हरीफ पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की है। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 जबकि गुरराज सिंह ने और आकाशदीप सिंह ने एक गोल किया है और आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी है और अब सेमीफाइनल में जापान से हिंदुस्तान का मुकाबला होगा। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की। यहाँ इक्वाडोर में सदारती उम्मीदवार फर्नांडो वलावी सैन सीको का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। फर्नांडो जो कि इंतखाबी मुहिम के लिए क्योटो गए हुए थे, एक शख्स ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक फर्नांडो इंतखाबी मुहिम के बाद अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि एक शख्स ने उनके सिर में गोली मार दी और इस वाक़े पर सदर लासो ने कहा है कि कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपनी 5 साला मुद्दत पूरी होने से 3 रोज कबल तहलील हो गई है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने रात गए सुबुकदोश होने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी और इससे मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई और अगले आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। अब पाकिस्तान में नई मुंतखब हुकूमत के क़याम तक निगरां हुकूमत इक़्तिदार संभालेगी। पाकिस्तान में ये उसूल है कि अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो इलेक्शन कमीशन को 2 माह के अंदर अंदर मुल्क में नए इंतखाबात कराने होते हैं। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर तहलील हो जाती है तो कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने का पाबंद है और इसका मतलब ये है कि इसे मजीद 30 दिन मिलते हैं। ट्यूनिस से मुहाजिरीन को इटली ले जाने वाली कश्ती पलट गई है, जिसके नतीजे में 41 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाकया सेसली जजीरे के नज़दीक पेश आया है। गुयाना और आइवरी कोस्ट से बचाए गए 4 पनाह गुज़ीनों को कोस्ट गार्ड ने अपनी तहलील में ले लिया और सिसली का जजीरा अफ्रीका के नज़दीक है और पनाह गुज़ीनियों की स्मगलिंग के लिए ये जाना जाता है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ट्यूनिस के मुहाजिरीन को इटली ले जाने वाली कई कश्तियां हादसे का शिकार हो चुकी हैं। इटली की वजारत ने रवा साल अब तक 93,000 से ज्यादा मुहाजिरीन इटली पहुंच चुके हैं। और कुवैत ने फिल्म बारबी और टॉक टू मी पर पाबंदी आयद कर दी है। इतलात के मुताबिक कुवैत ने यह कदम अखलाकियात और समाजी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया है। लबनान के नक्श कदम पर चलते हुए खलीजी ममालिक कुवैत ने मुल्क में ग्रेटा कैरोग की फिल्म बारबी की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी है। मई चीन में अमेरिकी सरमायाकारी पर सदर जो बाइडन ने पाबंदी लगा दी है। सदर जो बाइडन ने भी इस हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। बाइडन इंतजामिया के हुक्म ने इस फैसले को कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया है। अमेरिकी महकमा खजाना ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला अमेरिका को महफूज रखने और फौजी इख्तराक की आइंदा नस्ल के लिए अहम है। और इसके अलावा सदर जो बाइडन ने सप्लाई चेन के मामले पर अमेरिका में सरमायाकारी पर जोर दिया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने फौज के आला जनरल को उनके ओहदे से हटा दिया है और इसके अलावा किम ने जंग के इम्कानात, हथियारों की पैदावार बढ़ाने और फौजी मशकों की तौसी के लिए ज्यादा तैयारी पर जोर दिया है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने बताया है कि CNA ने ये इतला दी है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किम ने मरकजी फौजी कमीशन के इजलास में शुमाली कोरिया के दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। यूक्रेन के शहर ज़पोरिज़िया रूस के मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने हमले के बारे में मजीद तफसीलात बताए बगैर कहा है कि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और इसी वाक़े के बारे में मालूमात देते हुए इहोर क्लिमेंको ने कहा है कि इस हमले में 2 अफराद हलाक हुए हैं और हलाक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जर्मनी और यूक्रेन ने कीव को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की फरहमी पर इत्तेफाक किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये यकीनी तौर पर यूक्रेन को मुकम्मल फ़िज़ाई ढाल बनने के करीब ले जाएगा और इससे लोगों, शहरियों, देहातों और को मदद मिलेगी। और इससे कबल भी जर्मनी ने मज़ीद 2 पैट्रियट लॉन्चर यूक्रेन भेजने का ऐलान किया था। खेल की खबरों में चेन्नई में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त देकर लीग में सरफहरिस्त मकाम हासिल कर लिया है और इस शिकस्त के साथ ही मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का सफर खत्म हो गया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना जरूरी था। भारतीय टीम ने मैच के 4 क्वार्टर में से 1 में गोल किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पहले 2 क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया। तीसरे क्वार्टर में जोगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया और आखिरी क्वार्टर में आकाशदीप सिंह ने फील्ड गोल करके भारत की जीत के फर्क को बढ़ा दिया। टूर्नामेंट के लीग मैचों में भारत 4 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पहले नंबर पर रहा है। सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला जापान से होगा।
और आईसीसी ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल में 9 मैचों की तारीखें तब्दील कर दी हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच अब अहमदाबाद में 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाक भारत मैच के अलावा 8 मैचों के शेड्यूल में भी तब्दीली की गई है। इस तब्दीली की वजह से इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान 14 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाला मैच अब 15 अक्टूबर को खेला जाएगा और साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच भी 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 13 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाला मैच अब 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान चेन्नई में मैच 14 अक्टूबर को होना था, अब ये मैच 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। शुरू में इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान धर्मशाला में डे नाइट मैच होना था, लेकिन अब ये दिन के वक्त खेला जाएगा और भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच सुबह 10:30 बजे होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और आज की खबरों में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं मैक्सिको में होने वाली एक मुनफरिद परेड की झलक, जहां लोग रंग बिरंगे लिबास और रक्स के जरिए अपनी सकाफत को फरोग दे रहे हैं। आप इससे महसूस हों और हमें दें इजाजत। आदाब। Thank you.